डॉक्टर साहब, ये जो ट्रम्प और ग्रीनलैंड के बीच में जो विवाद उमड़ा है, तो क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? जी ज़रूर, बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और ये दीर्घकालिक रणनीति है। ये बहुत दूर की सोची समझी ट्रम्प की एक रणनीति है। और पिछले कार्यकाल में 2019 में भी ट्रम्प इस विवाद को हवा दिया था और उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि ग्रीनलैंड किसी तरह से यूएसए का पार्ट हो जाए। तो चूंकि डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने साफ मना कर दिया कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम बिकने के लिए तैयार नहीं हैं। उस समय जो ट्रम्प सोचता था वो खरीदने की सोचता था। और अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है, वो रूस से अलास्का खरीद चुका है। एक उसका 50वां प्रांत है अलास्का, जो रशिया का कभी हुआ करता था। वो कभी पहले अलास्का को खरीदा था, अब वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा रखता था। तो ये पहले से ट्रम्प की रणनीति रही है और ये दीर्घकालिक रणनीति रही है। जियो स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स को बदलने वाली एक रणनीति रही है। अब हम लोग लोकेशन यानी अवस्थिति ग्रीनलैंड का थोड़ा सा नक्शे पर देखने का प्रयास करेंगे। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक ओशियन में स्थित है और ये आर्कटिक वाले क्षेत्र में है, यानी ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव है, धरती का पोल है, नॉर्थ पोल, उसके करीब है और पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढका है। लोग कम वहाँ रहते हैं। तो बर्फ से ढकने का अब कई रीजन है। एक तो भूभाग उसका बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और देखा जाए तो आर्कटिक और अटलांटिक के बीच दुनिया का ये सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, बर्फ से ढका है। अब लोगों की निगाह उस पर क्यों पड़ना शुरू हुई? तो अमेरिका की निगाह का एक प्रमुख कारण तो ये है कि ये बड़ा भूभाग है और चूंकि अमेरिका को पूर्वी क्षेत्र से एक ये शील्ड प्रदान करता है, यानी पूरब से कवच का कार्य करता है। ग्रीनलैंड में चूंकि पर्यावरणीय खतरे बहुत हुए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, बर्फ पिघले, तो ग्रीनलैंड और पूरे उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ समुद्र में था वो धीरे धीरे पिघलना शुरू किया। तो नए नए समुद्री मार्ग बनने लगे। उन समुद्री मार्गों से अन्य जगहों की पहुंच अब 20वीं सदी जैसी नहीं रही, 21वीं सदी में बदल गई। तो बदले हुए समुद्री मार्ग के लिए बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग हम सब जानते हैं, बर्फ पिघला और किस तरह से आर्कटिक क्षेत्र में या नॉर्थ पोल के पास की सीन बदली है। और अमेरिका चाहता है कि किसी प्रकार ग्रीनलैंड के क्षेत्र में चीन और रूस की दखलंदाजी न हो, क्योंकि चीन बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रहा है और रूस भी पुराने अपने फॉर्म में आ रहा है। तो अमेरिका को ये डर है कि इनका इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, उससे पहले ही हम ग्रीनलैंड को डेनमार्क से कैप्चर कर लें। तो पहले खरीदने का प्रयास किया, तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ किया कि हम बिकाऊ नहीं हैं और हमारी जो ग्रीनलैंड की जनता है, अगर वहाँ पे सेंसर कर दिया, वहाँ पे अगर रेफरेंडम करा दिया जाए तो आज भी वो डेनमार्क के ही साथ रहना चाहती है। तो ये सब बातें अमेरिका को लगी कि अगर उस बड़े भूभाग पर हम अपना कैप्चर कर लें, अधिकार कर लें, तो उसको ये लगता है कि वहाँ संभावित बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, आयल्स भी हो सकते हैं और यूरेनियम के भंडार होने की एक संभावना है। और सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल की बात हो रही है वो होने की प्रचुर संभावना है। तो कुल मिलाकर के जो 21वीं शताब्दी है, फिर भूगोल प्लस संसाधन प्लस सुरक्षा की बात करती है, कि भूगोल के साथ संसाधन और सुरक्षा की बात करती है। तो ये सब कारण है ट्रम्प का ग्रीनलैंड के प्रति आकर्षण का। और भी बहुत कारण है। एक तरह से वो ग्रीनलैंड में पहले से उसके पास एयरबेस है और जानता है कि यहाँ से यूरोप और रसिया की निगरानी बहुत आसानी से कर सकते हैं उसके लोकेशन के हिसाब से। और जो नाटो कंट्री है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो नाटो की कंट्री हैं, वो भी पूरी तरह से यहाँ से उसकी देख रेख और निगरानी में हो जाएंगी। तो कुल मिला के अमेरिका की यही रणनीति रही है। और आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ़ का पिघलना है वो तो बड़ा रीजन है। दुनिया के अन्य देश इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं? ये कह रहे हैं कि कनाडा को आप मिलाना चाहते थे अपना 91वें राज्य के रूप में, उसी तरह आप ग्रीनलैंड को हड़पना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड के स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सॉवरेंटी से एक तरह से खिलवाड़ है।
तो खुला खेल फर्रुखाबादी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सबल है उसके लिए कोई गलत नहीं है, तो ये गलत चीज़ें हम लोग होते हुए इस तरह से देख पा रहे हैं। तो सामरिक और सैन्य कारण तो है ये है, और संसाधन का पूरा खेल है, हम लोग इसी रूप में इसको देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें भारत क्या रुख अपनाएगा और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अच्छा प्रश्न है। भारतीय हम लोग हैं, तो भारत को केंद्र बिंदु मान के चलें, और भारत पे क्या किसी घटनाक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ तो हमारे एक तरह से चिंतन में होना ही चाहिए। और भारत को देखा जाए तो पहला प्रभाव ये है कि बड़े जो राष्ट्र हैं, जो मजबूत राष्ट्र हैं सैनिक आर्थिक दृष्टिकोण से, वो छोटे देशों को निगलना चाहते हैं, तो एक तरह से वहाँ की संप्रभुता खतरे में है। तो ये चाहे भारत के लिए चाहे विश्व के अन्य देशों के लिए, खासतौर से यूरोप तो कांप गया इस चीज़ से। वो कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह से ट्रंप खुली चेतावनी देगा और इस तरह से अधिग्रहण के बारे में। पहले तो वो राजनयिक तरीके से शुरू किया, डिप्लोमेट अपने भेज के, अपने लोगों को भेज के खरीदने का काम, फिर हड़काने का काम, और फिर दादागिरी के साथ वो कैप्चर। तो भारत के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, या तीसरे दुनिया के देश यानी विकासशील देश की बात करते हैं, या जो गरीबी से थोड़े थोड़े अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे देशों की बात करते हैं, तो ये देश अमेरिका पे बहुत निर्भर करते हैं। तो ये सब सिचुएशन है। चूँकि साउथ एशिया को जो हम मैप को देखेंगे, तो साउथ एशियन रीजन में, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, यहाँ पे भी दक्षिण में हिंद महासागर में कई ऐसे छोटे द्वीप हैं जिस पे अमेरिका का एक अधिकार है, डिएगो गार्सिया को देखा जाए, और कई ऐसे रूट्स हैं, जो चैनल हैं, जिनको हम एक तरह से अमेरिका के अधिकार में वो हैं। और यहीं बगल में अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वहाँ पे भी अमेरिका का बहुत प्रभुत्व है। तो निश्चित तौर से हर जगह एयरबेस है, हर जगह उसकी सेनाएं हैं, हर जगह उसका प्रभुत्व है, तो भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है। और कुल मिला के ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए भारत इससे और ज़्यादा चिंतित है, और ये स्वाभाविक भी है।